आज की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी स्टोरी है कि भारत की कुछ मर्डर मिस्ट्रीज में से एक ऐसी मिस्ट्री मानी जाती है कि जिसे सुलझाने में सच में पुलिस वालों को बहुत लंबे टाइम का इंतजार करना पड़ा। दिल्ली में हुए इस कांड ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत के कई सारे राज्यों को छान दिया था। उन लोगों से जितना बन पाया उन लोगों ने उतना कुछ किया, लेकिन सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद हर एक सबूत को टटोल लेने के बाद भी उनके हाथ में वो मर्डर ना लग पाया। और विक्टिम के घर वालों को इस बात पर तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हुआ था कि ये वही शख्स है जो इतने टाइम बाद हमारे सामने आया और हमारे आंखों के नीचे रह रहा था। तो आखिरकार कौन था ये शख्स जिसने इस क्राइम को अंजाम दिया था? चलिए जानते हैं आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और कमेंट में पिक मी जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूँ। आज की ये जो स्टोरी है ये है दिल्ली में रहने वाली एक लड़की नीतू सोलंकी की। नीतू अपने माँ बाप को अचानक बताती है कि वो सिंगापुर जा रही है, उसे वहाँ से बहुत अच्छी जॉब का ऑफर मिला है। माँ बाप को एकदम से ये बात सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। वो कहने लगे कि आखिरकार तुम इतनी दूर जाकर नौकरी करने की तुम्हें जरूरत क्या है, जबकि तुम यहाँ पर IBF कंपनी में जॉब कर रही हो। लेकिन उसने अपने माँ बाप की एक बात भी नहीं मानी और वो अपने माँ बाप को बताती है कि मेरा वीजा लग चुका है, मेरी अगले हफ्ते की टिकट भी कंफर्म हो चुकी है, मैं किसी भी कीमत पर अब यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे सिंगापुर जाना ही जाना है, मुझे अपने करियर के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ नहीं करना। और फिर कुछ ही घंटों में वो अपनी फैमिली वालों को सभी को नाराज करके वो अपने घर से निकल जाती है। फिर उसकी जो छोटी बहन थी जो सिर्फ खुश थी और उसके जाने के बाद वो अपने माँ बाप को समझाती है। उसके जाने के करीब 8 से 9 महीने के बाद 11 फरवरी को सुबह 7 बजे दिल्ली के स्टेशन पहाड़गंज के पास पुलिस वालों को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ एक आदमी बोल रहा था, वो पुलिस वालों को कहता है कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज के गेट के पास एक काले रंग का बैग पड़ा हुआ है और उस बैग से लगातार खून रिस रहा है। पुलिस वालों की टीम फौरन हरकत में आते हुए उस जगह पर पहुंची और बैग को देखते ही पुलिस वालों को लगा कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ चली है। और उस टाइम भी खून बैग से लगातार निकलता जा रहा था। और जब तक पुलिस वहाँ पर पहुंची और मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच चुके थे, बहुत से बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पर पहुंच चुके थे। और जब उस बैग को खोला गया तो उसमें से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसके हाथ और पैरों को मोड़कर उसके अंदर रखा गया था। बैग से लड़की की लाश को बाहर निकाला गया। उसके गले पर तेज धार वाले किसी चीज से काटे जाने के निशान मौजूद थे और उसका जो गला कटा हुआ था उसके निशान से लगातार खून निकलता जा रहा था। और जो डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी की बैक पर मोर पंख का टैटू बना हुआ था। वो उस लड़की की पहचान बन चुकी थी। उसकी फोटो सभी अखबारों में, न्यूज चैनल्स में, हर जगह सर्कुलेट करवा दी गई ताकि कोई आए और उस लड़की की पहचान कर ले। सोशल मीडिया पर भी उस फोटो को वायरल करवा दिया गया। लेकिन 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी उस लड़की की पहचान वाला सामने निकल कर नहीं आया और अब इस डेड बॉडी को मुर्दा घर में भी रखवा दिया गया था। हैरानी की बात तो यहाँ पर यह थी, इतना कुछ कर देने के बाद भी कोई भी इस लड़की की पहचान वाला सामने नहीं आया, जबकि उस लड़की का चेहरा साफ साफ पता चल रहा है और उसकी सारी डिटेल्स भी लगातार बताई जा रही थी। लेकिन पुलिस वाले उसकी पहचान करने में अभी तक नाकाम थे। खैर, पुलिस वाले यहाँ पर इंतजार करते रहे। फिर अचानक 13 दिन बाद 24 फरवरी 2011 को एक शख्स जिसका नाम करतार सिंह था वो पुलिस वालों के पास पहुंचा और कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम नीतू सोलंकी है। उसके हाथ में नीतू की वो फोटो भी मौजूद थी जो अखबार में सर्कुलेट करवा दी गई थी। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि इतने दिनों से तुम कहां पर थे? जगह जगह पर इस लड़की के बारे में बताया गया था, इसकी फोटो हर जगह पर, हर न्यूज़पेपर में, हर एक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा चुकी थी, तो तुम इतने दिनों तक कहां पर गायब थे? क्या तुम लोगों तक इसकी न्यूज नहीं पहुंची थी? तब करतार सिंह ने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये न्यूज तो पहले दिन से ही हम लोगों ने देख ली थी, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि शायद ये लड़की हमारी बेटी
बेटी से मिलती जुलती होगी। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन इस बात पर यकीन न करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरी बेटी तो सिंगापुर में है। 10 फरवरी की रात उससे हमारी बात हुई थी और उसने हमें बताया था कि वो 24 फरवरी तक दिल्ली पहुंच जाएगी। करतार सिंह ने कहा कि उसी रात को हमारे नीतू से बात भी हुई थी और सुबह सुबह ये डेड बॉडी की न्यूज फैल चुकी थी। तो यहाँ पर टाइमिंग भी जो थी वो कुछ मैच नहीं हो पा रही थी। और दूसरी बात यह थी कि उसने कहा था कि 24 फरवरी को वो दिल्ली आ रही है। तो मुझे नहीं लगा कि ये डेड बॉडी नीतू की ही हो सकती है। मुझे लगा कि ये इसकी शक्ल मेरी बेटी से मिलती जुलती है, तो ये कोई और हो गई। पुलिस वालों ने ये कहा कि आप लोग अब यहाँ पर क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि उसके बाद से हमारी नीतू से कोई भी बातचीत नहीं हो रही। आज उसके आने की आखिरी तारीख थी। अगर उसे आना होता तो वो अभी तक यहाँ पर पहुंच चुकी होती और आज तक भी वो यहाँ पर नहीं पहुंची। तो हमें शक हो रहा है कि ये शायद मेरी बेटी ही हो सकती है और इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। और करतार सिंह ने कहा कि मैं उस डेड बॉडी को देखना चाहता हूँ कि वो सच में नीतू है भी कि नहीं। उस डेड बॉडी को देखने के बाद, उस टैटू को देखने के बाद ये साबित हो चुका था कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि नीतू सोलंकी की ही थी। 22 साल की नीतू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से यूनियन लीडर का चुनाव लड़ चुकी नीतू सोलंकी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी। वो IFB कंपनी में जॉब कर रही थी। अब 13 दिन बाद नीतू के बारे में इतनी सारी जानकारी पुलिस वालों के पास पहली बार पहुंची थी। पुलिस वालों के पास अब सवाल यह था कि नीतू को किसने मारा होगा और क्यों मारा होगा और उसे बैग में डालकर यहाँ तक कौन लेकर आया होगा। पुलिस के द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद करतार सिंह ने बताया कि करीब 8 महीने पहले नीतू हमसे ये कहकर सिंगापुर चली गई थी कि मुझे वहाँ पर एक बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। वो हमेशा हमसे इंटरनेट के द्वारा ही बात किया करती थी। कम से कम 1 महीने में एक बार तो हमारी उससे बात हो ही जाती थी। पुलिस वालों ने जब छानबीन की तो ये खुलासा हुआ कि नीतू तो कभी सिंगापुर गई ही नहीं थी। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तब एक नाम सामने आया। वो नाम था राजू गहलोत का। ये दोनों 2009 में पहली बार मिले थे। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो चुकी थी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन दोनों को भी पता नहीं चला। अब पुलिस वाले राजू को ढूंढने में लग चुके थे। पुलिस वाले राजू गहलोत के घर पर पहुंचे तो वहां से पता चला कि राजू करीब 8 महीने से घर पर ही नहीं पहुंचा है। राजू गहलोत एयर इंडिया कंपनी में जॉब किया करता था, पर उसने वहां से नौकरी भी छोड़ दी थी और इसी वजह से राजू के घर वालों को उसकी कोई भी जानकारी नहीं पता थी। लेकिन खबरियों के द्वारा राजू के एक दोस्त का पता चला जो उसका कजन ब्रदर भी था और उसका नाम नवीन था। पुलिस वाले नवीन को वहां से उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उससे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। पहले तो उसने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जब पुलिस वालों ने उसे थोड़ी सी सख्ताई दिखाई तब उसने अपने बयान में कहा कि राजू और नीतू एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन दोनों एक ही गोत्र के थे और एक ही गोत्र के होने के कारण इन दोनों की शादी में घर वाले बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इसीलिए वो दोनों अपने घर वालों को छोड़कर एक साथ रहने का फैसला कर चुके थे और पूरे प्लानिंग के तहत वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर घर से निकल चुके थे। ये दोनों सीधा बेंगलोर जाते हैं और ये दोनों करीब 6 महीने तक बेंगलोर में ही रहे, क्योंकि दोनों ने इससे पहले अच्छी अच्छी जॉब्स की थी। इनके पास पैसा भी अच्छा था और ये दोनों इसके बाद गोवा में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अब इनके पास धीरे धीरे पैसा भी खत्म होने लगा था और इन दोनों के बीच में दूरियां भी लगातार बढ़ती जा रही थी। इन दोनों के बीच में लगातार झगड़े शुरू हो चुके थे और झगड़े के दौरान नीतू राजू से कहती है कि मुझे ऐसी जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। मेरा यहाँ पर तुम्हारे साथ आना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। ये दोनों दिल्ली में वापस पहुंच जाते हैं। दिल्ली आने के बाद दिल्ली में एक जगह है RK आश्रम। ये दोनों वहीं पर RK आश्रम के इलाके में एक घर को किराए पर ले लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। अब तक करीब 6 से 8 महीने बीत चुके थे। उनके पास कोई भी नौकरी नहीं थी तो पैसों की लगातार बहुत ज्यादा इन्हें तंगी हो रही थी। नीतू चीखती चिल्लाती है और राजू को बार बार कहती है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं? अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं वापिस अपने घर चली जाऊंगी। राजू नीतू को हर बार समझाता कि इस जगह पर हम दोनों जॉब नहीं कर सकते, हम दोनों कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। भले ही इन दोनों ने अपना नाम और पहचान बदल लिया था, लेकिन राजू को हमेशा ये डर लगा रहता था कि उन्हें कोई पहचान ना ले और इसीलिए वो लोग नौकरी नहीं कर सकते थे। वो नीतू को हर बार ये बात समझा बुझाकर इसे चुप करवा दिया करता था। इसी दौरान नीतू को एक बात पता चलती है कि राजू और उसकी बहन के नाम पर एक मुंबई में फ्लैट है, क्योंकि राजू यहाँ पर बहुत अमीर घराने का लड़का था और कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम पर भी थी।
थी और नीतू लगातार उसे ये कहती है कि तुम थोड़ी सी अपनी प्रॉपर्टी बेच दो जिससे हमारे पास पैसा आएगा और हम कहीं और जाकर रहने लगेंगे। राजू ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बहन से बात करूंगा और प्रॉपर्टी जल्द ही हम उसे बेच भी देंगे। लेकिन राजू अपनी बहन से इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में और भी ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे। आखिरकार एक दिन 10 फरवरी की रात गुस्से में नीतू ने खुद राजू की बहन को कॉल कर दिया और उससे प्रॉपर्टी बेचने के बारे में झगड़ा करने लगी। उसने राजू की बहन से कहा कि राजू का हिस्सा चुपचाप राजू को दे दिया जाए, नहीं तो नीतू राजू की बहन पर केस कर देगी। राजू की बहन को भी यहाँ पर गुस्सा आ चुका था और उन दोनों में जमकर लड़ाई झगड़ा होने लगा। तभी राजू वहाँ पर पहुँच चुका था और जब उसे इस बात का पता चला नीतू ने उसकी बहन से फोन पर लड़ाई की है तो उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो नीतू से कहने लगा कि तुम्हें इस तरह से मेरी बहन से बात करने का कोई भी हक नहीं था। तब नीतू ने कहा कि जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो मुझे ही तो कुछ करना पड़ेगा। और इसके बाद वो राजू से भी लगातार लड़ाई झगड़ा करने लगी। राजू गुस्से में किचन में गया और वहां से चाकू उठाकर लाया और अपने गुस्से में नीतू के गले पर वार कर दिया और तुरंत नीतू यहाँ पर जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी बॉडी से लगातार खून रिस रहा था और नीतू यहाँ पर कुछ ही देर में अपना दम तोड़ चुकी थी। गुस्से और जोश में राजू मर्डर तो कर चुका था लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बॉडी को कैसे ठिकाने लगाए। अब कुछ देर तक तो राजू उसी डेड बॉडी के पास बैठकर ये सोचने लगा कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने दोस्त नवीन का ख्याल आया। तब उसने अपने दोस्त को फोन लगाया और कहा कि तुम तुरंत, मैं जोन सी भी जगह तुम्हें कह रहा हूँ, तुम वहां पर गाड़ी लेकर पहुंच जाओ। उसका दोस्त उसकी घबराहट बड़ी आवाज से समझ चुका था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और उसने कहा कि क्या हुआ है, तुम पहले मुझे बताओ। तब राजू ने नवीन को टोटल सारी बात बताई। तब उसके दोस्त ने सारी बातें जानकर वो घबरा चुका था और उसने कहा कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करने का इस मामले में कोई भी शौक नहीं है, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। तब राजू ने नीतू की डेड बॉडी को एक काले बैग में भरा और सुबह होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि रात को उसे डर था कि अगर वो बैग लेकर कहीं पर निकला तो चेकिंग नाकेबंदी में कहीं पर लोग ज्यादा डाउट करने लगते हैं, तो इसीलिए वो सुबह 6 बजे के करीब अपने घर से निकल जाता है और एक ऑटो लेकर वो दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुका था। उसका आइडिया ये था कि वो इस बैग को किसी भी ट्रेन में बैठ जाएगा और दिल्ली से कहीं दूर जाने के बाद वो ट्रेन से उतर जाएगा और बैग वो उसी ट्रेन में छोड़ देगा, या फिर जैसे ही उसे कोई मौका मिलेगा तो वो ट्रेन से बैग को बाहर फेंक देगा। लेकिन जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा तब उसने देखा कि मेन गेट पर एक स्कैनर लगा हुआ था जिसे लगेजेस को जांचा जा रहा था। अब वो इस बात से घबरा चुका था और उसे लगा कि अगर मेरे बैग को स्कैन किया गया तो सारा का सारा राज खुल जाएगा और मैं फंस जाऊंगा। तब वो घबराहट के कारण दिल्ली के स्टेशन के पहाड़गंज साइड में ही उस बैग को रख देता है और वो उसी जगह पर 2 से 3 मिनट तक खड़ा रहा। जैसे ही उसे मौका मिला और वो वहां से उस बैग को रखकर उसे छोड़कर वो वहां से निकल गया। वो वहां से वापस जाने के बाद उसी दोस्त नवीन के पास गया और 3 दिन तक वो उसी के पास रहने लगा। जब ये खबर दिल्ली में पूरी तरह से फैल चुकी थी तब वो दिल्ली से बाहर निकल चुका था। अब उसके आगे नवीन ने बताया कि उसे इसके आगे कुछ भी नहीं पता कि आगे वो कहाँ गया, क्या कर रहा है और उसने आगे क्या किया। अब पुलिस वालों को यहाँ पर राजू गहलोत की तलाश थी। यह मामला अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच की पूरी टीम राजू को ढूंढने में लग चुकी थी। बेंगलोर, कोलकाता, गोवा, मुंबई जैसी पता नहीं कितनी सिटीज पुलिस वाले छान मारते हैं। बीच बीच में इसके नंबर की लोकेशन से पुलिस वाले इस तक पहुँचते भी हैं, लेकिन तब तक राजू वहाँ से फरार हो जाता था। वो पुलिस वालों के हाथ ही नहीं लग पा रहा था। आखिरकार पुलिस वालों ने उसे दिल्ली के टॉप 10 मोस्ट वांटेड किलर्स में डालना पड़ा था और जब पुलिस वालों की सारी उम्मीदें यहाँ पर खत्म हो चुकी थी तब पुलिस वालों ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा था कि शायद कोई जानकारी इस बात पर ही दे दे। लेकिन पुलिस वालों के हाथ तब भी कोई जानकारी नहीं लगी। धीरे धीरे यहाँ पर वक्त गुजरता गया, पुलिस वालों को कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अचानक एक दिन राजू गहलोत के घर फोन आता है और राजू गहलोत 8 साल बाद अपने घर पर खुद फोन करता है और कहता है कि मैं मर रहा हूँ, मेरा वक्त पास आ चुका है, मुझे एक बार मिलने आ जाओ। मैं इस वक्त गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। अब यहाँ पर पुलिस वाले लगातार उसके घर पर निगरानी रखे हुए थे, उनकी सभी कॉल्स को टैप किया हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर पुलिस वालों को पता चल चुका था कि राजू गहलोत ने अपने घर पर फोन किया है और वो भी 8 सालों में पहली बार।
जैसे ही पुलिस वालों को इसकी जानकारी हुई और घर वालों को इस बारे में पता चला, सारे के सारे हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। तो वो वहीं पर ही उन्हें मिलता है। राजू की फैमिली को डॉक्टर द्वारा ये पता चला कि राजू बस अब कुछ ही पलों का मेहमान है। उसकी लीवर और किडनी दोनों ही खराब हो चुकी हैं। दरअसल इन दिनों के दौरान वो अपना नाम और हुलिया बदल कर रह रहा था। जब वो नौकरी करता था तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उसका असली नाम राजू गहलोत है। उसने वहाँ पर सबको यही बताया था कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। जब उसके बॉस और कलीग्स को इस बारे में पता चला कि इतने दिनों से उसने अपनी पहचान हम लोगों से छुपा कर रख रखी थी, तब वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। उन्हीं लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया था। अब राजू के परिवार वालों को देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड में आ चुके थे। अपने परिवार से मिलने के बाद राजू की मौत हो चुकी थी और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इन सभी बातों की जानकारी दिल्ली पुलिस वालों को भी हो चुकी थी और राजू गहलोत जिंदा पुलिस वालों के हाथ कभी लगा ही नहीं। उसकी मौत हो चुकी थी। इस मर्डर के 8 साल बाद भी पुलिस वाले राजू को गिरफ्तार नहीं कर पाए। अपने पूरे जीवन भर राजू गहलोत पुलिस वालों को चकमा देता रहा और उनके हाथ नहीं लग पाया। राजू गहलोत पुलिस वालों के रडार से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर ही रह रहा था और पुलिस वालों को इसकी भनक तक नहीं थी। जो पिछले 8 सालों से दिल्ली साइड गुरुग्राम में रह रहा था और गुड़गांव में ही वो अपना नाम बदलकर रोहन दहिया बदल कर रह रहा था। उसने रोहन दहिया के नाम पर बकायदा आधार कार्ड बनवा चुका था, पैन कार्ड भी वो बनवा चुका था और फर्जी डिग्रीज की वजह से वो एक जगह पर सुपरवाइजर की नौकरी भी करने लगा था। अपने बारे में आखिरी वक्त में उसने कहा था कि मैंने रितु को मार डाला था और जब से उसने मारा था उसके बाद वो कभी भी नहीं जिंदगी जी पाया। दरअसल ये कत्ल करने के बाद वो नीतू को बहुत ज्यादा याद किया करता था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, जिसके कारण उसके किडनी और लीवर बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे। इस कहानी में नीतू सोलंकी का अपने माँ बाप से झूठ बोलकर अपने माँ बाप को धोखा देने का अंजाम शायद नीतू को मिल चुका था, लेकिन ये अंजाम कुछ और भी हो सकता था। अब इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो ये थी नीतू सोलंकी मर्डर की पूरी कहानी। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ये भी बताइएगा और अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट इकरम अलम को, कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।